हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, राजनीतिक दल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा। नहीं पता तो भाई शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सिंपली आप अपने आसपास देखिए, टीवी देखिए, न्यूज देखिए, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं। ये जो लोग होते हैं ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं और चुनाव जीत कर अपने एक तरीके से पद पर बैठते हैं। तो ये चुनाव लड़ने के लिए एक तरीके के ग्रुप का हिस्सा होते हैं, लोगों के समूह का हिस्सा होते हैं। और उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। जैसे हमारे देश में अभी सरकार जो चल रही है वो सरकार एक पॉलिटिकल पार्टी की है, जिसका नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी है। उसी तरीके से विपक्ष में एक सरकार, एक पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है जिसका नाम कांग्रेस है। उसी तरीके से अलग अलग राज्य में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं जो कि क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं और क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। और यहां पर शुरुआत देखते हैं कि भाई क्या है। सबसे पहले यहां पर आपसे एक तरीके से सवाल किया जा रहा है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल तो हमको चाहिए। मतलब भाई हम हमारे आसपास है मौजूद बहुत सारे, और वो बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, नियम कानून बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। उनको आगे हम देखेंगे उनके काम क्या है। तो यहां पर सवाल उठाया जा रहा है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए? क्यों होना चाहिए हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी, या फिर हमारे सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी क्यों होना चाहिए? ये हम यहां पर समझने वाले हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में, जब भी हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के नाम पर जो सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है, सबसे विजिबल संस्था जो है, वो होती है पॉलिटिकल पार्टी। मतलब आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप अगर लोकतंत्र के बारे में बात करें तो लोगों को और कुछ पता हो या फिर ना हो, लोगों को कुछ और वो जानते हो या ना हो, एजुकेटेड वो हो या फिर नहीं हो, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी शायद नहीं पता होगा, लेकिन उनको पता होगा कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी नाम की कुछ चीज होती है और वो पॉलिटिकल पार्टी जनता के लिए काम करती है। ये लोगों को बिल्कुल ही पता है। आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर चले जाइए। और यहां पर बात करें तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, इसी को डायरेक्टली एक तरीके से लोग समझते हैं कि क्या है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र का नाम लीजिए तो लोग आपको क्या कहेंगे कि भैया पॉलिटिकल पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, वो पार्टी करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आदमी अनएजुकेटेड है उसको कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार कैसे चलती है, नियम कानून कैसे बनता है, सारी चीजें नहीं बुझाते हैं, नहीं पता चलता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो जानते हैं। लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग जानते हैं, इसका यह मतलब नहीं हो गया कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद करते हैं। अगर आप बात करें, अगर अपने देश के लोगों से ही बात करें तो लोगों को बारे में, लोगों से बात करने पर आपको पता चलेगा कि लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी जगह से हो, किसी भी हिस्से से हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म जाति किसी से हो, वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके खिलाफ एक तरीके से सोचते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो खराब चीज होती है, खराब होती है। क्यों? तो यहां पर यही सवाल आगे आ जाता है कि भाई क्यों? तो उसका आंसर यह है कि लोगों के अनुसार, जो आम जनता है उसके अनुसार, अगर हमारे देश की डेमोक्रेसी में कोई गड़बड़ है, हमारा जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें कुछ गड़बड़ है, देश का विकास नहीं हो रहा है, किसी भी राज्य में कोई सड़क नहीं बन रही है, हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कारण जनता मानती है किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनको एक तरीके से देखा जाता है कि इनकी वजह से ही हमारे समाज में पॉलिटिकल डिवीजन है, सोशल डिवीजन है, और जितने भी लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हो रहा है। ये आम जनता का मानना है, और इसी वजह से जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं करती है। ठीक है, अब यहां पर आगे हमारे सामने सवाल आ जाता है कि हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए हमारे पास या फिर नहीं होना चाहिए? मतलब
हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर नहीं हो, बेसिक सवाल ही हमारे सामने आ जाता है। तो यहां पर एक चीज समझिए कि आज से करीब 100 साल पहले दुनिया में कुछ ही ऐसे देश थे जहां पर पॉलिटिकल पार्टी हुआ करते थे, क्योंकि कुछ ही ऐसे देश थे जो कि लोकतंत्र थे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज कुछ ही ऐसे देश बचे हुए हैं जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद नहीं हैं। लगभग सभी देशों में आपको पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगे जो कि चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। अब यहां पर सवाल उठता है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरी दुनिया में कैसे फैल गए, और पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र आया तो पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ साथ कैसे आ गए। यहां पर ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं और वो क्या काम करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि भाई उनकी जरूरत हमें है तो क्यों है, क्यों नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। तो यहां पर पॉलिटिकल पार्टी का आपको डेफिनेशन दिया गया है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विथ अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल होती है, लोगों का एक समूह होती है जो कि एक साथ क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर चुनाव जीतें, और चुनाव जीतकर क्या करें, वो सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, पूरी व्यवस्था वो चलाएं। अब ये जो लोग होते हैं, लोगों का जो ग्रुप होता है, इनके कुछ कॉमन विचार होते हैं। कॉमन विचार कहने का मतलब क्या कि भाई हम लोग सरकार बनाएंगे तो देश चलाएंगे कैसे, देश में क्या होगा, क्या हम लोग एफडीआई को आने देंगे या फिर एफडीआई को नहीं आने देंगे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने देंगे या फिर नहीं आने देंगे, या फिर भारत के लोगों के ऊपर टैक्स कितना लगाया जाएगा, किस चीज के ऊपर टैक्स लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा। इस तरीके की जो बातें होती हैं इन पर इनका क्या होता है, कुछ पॉलिसीज के ऊपर इनका एग्रीमेंट होता है, और ये कुछ विचार रखते हैं कि भैया हम लोग सरकार बनाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा, और वो जनता के सामने लाते हैं और फिर जीतकर उन बातों को लागू करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए किसी बात पर कि क्या जनता के लिए क्या सही है, सभी लोगों के लिए क्या सही है, इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप बोलिएगा कि हम लोग को क्या चाहिए, टॉफी चाहिए, हम बोलेंगे नहीं नहीं टॉफी नहीं चाहिए, टॉफी से दांत खराब होता है। आप बोलते हैं कि नहीं नहीं टॉफी चाहिए, क्यों? क्योंकि टॉफी मीठा लगता है। तो टॉफी के ऊपर ही एग्जाम्पल मैंने लिया कि भाई अलग अलग विचार हैं। आप बोलते हैं कि भाई टॉफी मुझे दो, मुझे टॉफी खाना है, मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं नहीं टॉफी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टॉफी से दांत खराब हो जाता है। ये एक तरीके से क्या हो गया, ये किसी टॉपिक के ऊपर अलग अलग विचार हो गए। उसी तरीके से जब हम देश चलाने की बात करते हैं तो देश चलाने के मामले में भी किस तरीके से जनता का बेहतर किया जाए, इस पॉइंट के ऊपर भी लोगों में क्या होते हैं, मतभेद होते हैं। और अलग अलग पार्टी जो होते हैं उनके विचार अलग अलग होते हैं। कोई पार्टी कहती है कि विदेशी कंपनियों को आने दो, कोई पार्टी कहती है कि मत आने दो। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं जो कि दोनों अलग अलग विचार रखे हुए हैं, ये क्या करती हैं, जनता को परसुएड करने की कोशिश करती हैं, जनता को समझाने की कोशिश करती हैं कि उनका विचार जो है ना वो ज्यादा बेहतर है, और जनता उनको समर्थन दे, उनकी सरकार बनाए और उनके हिसाब से सरकार चले, देश चले, जिससे कि जनता का बेहतर हो सके। दोनों पार्टियां यही दावा करती हैं कि भैया हमारा क्या है, हमारा विचार है कि देश का विकास हमें करना है। लेकिन दोनों के तरीके में अंतर होता है, और दोनों अपने तरीके को जाकर किसको समझाने की कोशिश करते हैं, जनता को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो पार्टीज होते हैं वो एक तरीके से समाज के पॉलिटिकल डिवीजन को शो करते हैं, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को शो करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है, पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट्स एंड होज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो समाज के बेसिक पॉलिटिकल डिवीजन को शो करते हैं। जैसे कोई पार्टी होगी वो सिर्फ गरीबों की बात करेगी, वो बोलेगी कि भाई गरीबों को हक मिलना चाहिए, गरीबों को घर मिलना चाहिए, गरीबों को टैक्स में छूट मिलना चाहिए। तो वो क्या कर रही है, वो समाज के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, शो कर रही है, उनकी बातों को सामने रख रही है।
कोई पार्टी बनेगी वो बोलेगी कि भाई बिजनेस में छूट मिलना चाहिए, बिजनेस में छूट मिलेगा तो बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो क्या हो रहा है, इसी तरीके से आप देखिएगा तो आपको आपके देश में मिलेगा कि कोई पार्टी किसी एक धर्म विशेष को फॉलो करती है, कोई पार्टी किसी एक जाति विशेष को टारगेट करती है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि हमारे समाज में जो विभाजन है उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज भी बनती हैं। यानी कि समाज के अलग अलग जो पॉलिटिकल डिवीजन हैं उसके हिसाब से लोग पार्टी बनाते हैं, पार्टी चलाते हैं और जनता उनको समर्थन भी देती है, क्योंकि ये सभी पार्टियां जो हैं अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट कौन कौन से, पहला तो लीडर होता है, दूसरा एक्टिव मेंबर्स होते हैं और तीसरे फॉलोवर होते हैं। लीडर मतलब कि पार्टी का नेता, जिसके नाम पर वोट मांगा जाएगा, जो बड़े बड़े स्टेज पर खड़े होकर भाषण देंगे, ये सारे कौन हो गए, लीडर्स हो गए। एक्टिव मेंबर होते हैं कार्यकर्ता, जिनको कि कहा जाता है, जो कि शहर में गांवों में घर घर घूम करके पूरी पार्टी का प्रचार करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कि आप भी आइए पार्टी में, हमारे पार्टी को समर्थन दीजिए। ये जनता के बीच में घूमकर, लोगों के बीच में घूमकर क्या करते हैं, वोट या फिर लोगों को जागरूक या फिर अपने साथ जोड़ने का काम करते हैं। और तीसरे लोग होते हैं फॉलोवर्स, जो कि एक तरीके से पार्टी के लिए घूम घूम कर प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, पार्टी को फॉलो करते हैं, पार्टी को अपना समर्थन देते हैं। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस के बारे में, यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो काम क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या है। अब यहां पर सवाल यही पूछा गया है, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, ये अब हमें समझना है। तो यहां पर कहा जा रहा है, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फील पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर, पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। यहां पर कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है पॉलिटिकल ऑफिसेस भरने का और पॉलिटिकल पावर को यूज करने का, एक्सरसाइज करने का। मतलब चुनाव जीतकर मंत्री बनना, विधायक बनना, सांसद बनना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके के जो पॉलिटिकल ऑफिस हैं इनमें जाकर बैठना इनका काम होता है और साथ में पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करना, उसको यूज करना, उसको यूज करके कुछ काम करने का एक तरीके से इनका मेन काम होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, उन सभी फंक्शंस को देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फंक्शंस बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखिएगा। यहां पर एक लाइन में देखें तो सिंपल बात क्या कही गई है, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, यानी जो पार्टियां होती हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या करती हैं, ये चुनाव लड़ती हैं। चुनाव लड़कर क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं। यहां पर यही कहा गया है कि ज्यादातर डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस जो होते हैं ये मेनली फाइट किए जाते हैं कैंडिडेट्स के बीच में, जो कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जब भी चुनाव आता है, जैसे कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या होता है, वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक खास इलाके के लिए, जिसको कि हम विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उस इलाके के लिए एक कैंडिडेट को खड़ा करती है, जो कि जनता के बीच में उस पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर जाकर वोट मांगता है और उस इलाके को जीत जाने के बाद रिप्रेजेंट करता है, कहां पर, विधानसभा में या फिर लोकसभा में। और यह ऐसा सिर्फ भारत में नहीं होता है, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में होता है जहां पर कि लोकतंत्र है या फिर जहां पर चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखें, अब यहां पर बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने कैंडिडेट का चुनाव अलग अलग तरीके से करती हैं। जैसे यूएसए में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं या फिर उसके सपोर्टर्स होते हैं, वो उस पार्टी के कैंडिडेट को चुनने के लिए वोट डालते हैं, उसमें मदद करते हैं। और यहां पर क्या है कि जो बहुत सारे देश हैं वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में क्या होता है कि जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, जो बड़े लीडर्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, किसी एक इलाके में, खास इलाके में कौन इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा। ठीक है, हमारे देश में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। अब यहां पर आगे दूसरा पॉइंट क्या कहा गया है, दूसरा फंक्शन यह है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड ईच वोटर चूज फ्रॉम देम।
यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जब चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव लड़ने के दौरान या फिर चुनाव से पहले जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने विचार जनता के सामने रखती है कि भाई देश में अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये करेंगे, देश में सरकार बनी वो करेंगे। एक पार्टी बोली कि भैया देश में अगर हमारी सरकार बनी तो 10% का टैक्स छूट देंगे और साथ में सब कोई को एक कार फ्री देंगे। दूसरी पार्टी बोली कि भैया हम भी 10% छूट देंगे लेकिन एक हेलीकॉप्टर फ्री में देंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से पॉलिसी या फिर प्रोग्राम या फिर अपनी बात जनता के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा रखी गई कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे। अब ये बात जाएगी जनता के बीच में। अब जनता ये डिसाइड करेगी कि भाई कौन सी बात सही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जनता अपनी मर्जी से इन सारे चीजों को कंपेयर करके फिर वोट डालेगी कि किस पार्टी को मुझे वोट देना है, कौन सी पार्टी ऐसी है जो कि मेरे ज्यादा बेहतर होने का काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पर यही कहा जा रहा है कि हम सभी लोगों के बीच में ये अलग अलग ओपिनियन हो सकता है कि सोसाइटी के लिए क्या बढ़िया है, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इतने बड़े लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज को हैंडल नहीं कर सकती है। और अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस जो होते हैं वो एक साथ ग्रुप बनाकर आ जाते हैं जो कि एक तरीके के डायरेक्शन को दिखाते हैं पॉलिसीज में, और सरकार बनने के बाद वो इस तरफ काम करते हैं। और यही काम पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर आप देखें तो हमारे देश में क्या है, बहुत बड़ी आबादी है। अब एक मुद्दा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि एक मुद्दे के ऊपर सभी लोग वोट दे देंगे और सभी लोगों के लिए एक ही मुद्दा है। सभी जनता के लिए, सभी लोगों के लिए अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग कारण है जिसके वजह से आप किसी को वोट दीजिएगा। कोई व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि भाई टैक्स में छूट मिलेगा तब हम किसी पार्टी को वोट देंगे, जो कम टैक्स लेगा उसको हम वोट देंगे। दूसरा पार्टी जो होगा, दूसरा व्यक्ति जो होगा वो कहेगा कि भाई देश का सुरक्षा जो बेहतर करेगा उस पार्टी को हम वोट देंगे। तीसरा आदमी आएगा वो कहेगा कि भाई गरीब जनता के लिए जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से एक मुद्दा नहीं होता है बल्कि कई सारे मुद्दे होते हैं जो कि जनता के बीच में जाते हैं या फिर जनता उनमें से चुनकर वोट देती है। तो क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग मुद्दों पर अपने अपने बात रख देते हैं। मतलब 7, 8, 10 मुद्दे उठाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से कई सारे मुद्दे के ऊपर अपना डिसीजन बताया। उसी तरीके से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, वो भी अपने बहुत सारे मुद्दों पर अपना बात रखेगी कि भाई देश के सुरक्षा के मामले में हम क्या करेंगे, देश की सेना को ज्यादा पैसे देंगे। टैक्स में हम क्या करेंगे, कार के ऊपर से टैक्स कम कर देंगे। फिर इसके अलावा लोगों को नौकरियां देने के लिए हम क्या करेंगे, विदेशी कंपनियों को भारत में आने देंगे। नौकरी अगर नहीं मिली तो क्या करेंगे, लोगों को भत्ता देंगे। इस तरीके की बात एक पार्टी ने कही। दूसरी पार्टी ने कहा कि भैया देश की सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी पर हम लोग ध्यान देंगे। इसके अलावा टैक्स अगर हम कम करने की बात है तो हम कार पर टैक्स कम नहीं करेंगे, हम बाइक पर टैक्स कम करेंगे। इसके अलावा रोजगार देने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देश में एक तरीके से लोगों की नई नई फैक्ट्रियां खुलवाएंगे। इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग पार्टी, जो सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखती हैं और जनता उनमें से चुनती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है कि भाई देखो देश में जनता कितनी है, 140 करोड़ है और ओपिनियन कितने हो सकते हैं, 140 करोड़ हो सकते हैं। लेकिन यहां पर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करती है जो कि सभी लोगों को जरूरी है और उनमें से जनता चूज करती है कि भाई हम किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे कहा जा रहा है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी देश के लिए कानून बनाने में। यानी कि जो शुरुआत में क्या होता है कि जो कानून होता है, जो लॉज बनाने के लिए होते हैं, उनके ऊपर डिबेट होता है और फिर उसको लेजिस्लेचर में पास किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि भाई लेजिस्लेचर में जनता, जो लोग बैठे हुए हैं वो तो डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो खुलकर डिबेट नहीं करते हैं और वो वही बात कहते हैं जो उनकी पार्टी उनसे कहती है कि भाई आप लोग ऐसा कहिएगा, और उसी अपनी पार्टी के विचारधारा को ही वो फॉलो करते हैं कि मेरी पार्टी जो कहेगी मैं भी वही कहूंगा, मैं अपनी बात अलग से नहीं कहूंगा। और इसी तरीके से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस चीज के लिए,
लिए, चुनाव जीतने के लिए या फिर चुनाव लड़ने के लिए या फिर चुनाव जीतकर क्या करने के लिए, नियम कानून देश के लिए बनाने के लिए। यानी नियम कानून बनता कहाँ है? नियम कानून आपका संसद में बनता है, पार्लियामेंट में बनता है, या फिर आपका विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है। तो यहां पर जो लोग बैठे हुए होते हैं वो कौन होते हैं? विधायक या फिर सांसद। ये होते हैं आपके किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, और ये अपनी मर्जी से कुछ भी बात नहीं बोलेंगे। इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो भी कहेगी ये वही चीज को फॉलो करेंगे, या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात को वहां पर जनता के सामने रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कहा जा रहा है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं होती हैं, ये जब चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, तो ये क्या करती हैं? सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार है उसमें जो प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है, या फिर राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है, मंत्री होता है, ये सारे लोग कौन होते हैं? ये लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव जीत लिया है, और चुनाव जीत कर क्या किया है? सरकार बनाया है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि हमने लास्ट ईयर यानी कि क्लास 9th में देखा था कि जो बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा लगाए जाते हैं, लिए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज से आते हैं। और जो पार्टीज हैं ये लीडर्स को रिक्रूट करती हैं, ट्रेन करती हैं, और उनके बाद उनको मिनिस्टर बनाती हैं ताकि वो सरकार चला सके जिस तरीके से वो चाहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब कि जो पॉलिटिकल में, एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर पॉलिटिकल वाला हिस्सा यानी मंत्री लोग जो हैं, या फिर इन लोगों की बात यहां पर की जा रही है। और ये जो यहां पर लीडर्स होते हैं जो कि इन पदों पर बैठते हैं, मंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर, या फिर आपके मुख्यमंत्री के पद पर, ये लोग जो होते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इन लीडर्स को ट्रेन करती हैं, सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, बताती हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये फिर मिनिस्टर्स जाकर बनते हैं और क्या करते हैं? सरकार चलाते हैं जिस तरीके से ये चाहते हैं या फिर इनकी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कहता है दोज पार्टीज दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। यानी वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि चुनाव हार जाती है, वो ऐसा नहीं है कि वो घर बैठेगी जाकर, वो भी कुछ काम करेगी। क्या काम करेगी? अपोजिशन का काम करेगी। यानी कि सरकार अगर कुछ गलत करेगी तो सरकार के खिलाफ विरोध करेगी, सरकार के बात को लेकर जनता के बीच में जाएगी कि देखो सरकार गलत कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हार भी जाती है वो भी एक तरीके से क्या करती है? जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करती है, और सरकार के ऊपर लगाम लगाकर रखती है कि सरकार कुछ गलत ना करे, सरकार हमेशा सही करती रहे। ठीक है, और ये काम ये आपका एक तरीके से आपको पार्लियामेंट में भी होता है, विधानसभा में भी होता है, जनता के बीच में भी होता है, कहीं भी ये चीज हो सकती है। इसके बाद है अगला पॉइंट, क्या कहा जा रहा है? पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। यानी कि जो जनता की राय है उसको बनाने के लिए पार्टीज क्या करती हैं? काम करती हैं, या फिर उसको बनाने में मदद करती हैं। कैसे? जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनके पास लाखों की संख्या में मेंबर होते हैं, बहुत सारे एक्टिव एक तरीके से मेंबर होते हैं जो कि पूरे देश में फैले हुए होते हैं या फिर कुछ इलाके में फैले हुए होते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं ये क्या करती हैं? ये कुछ मुद्दों को उठाती हैं और उसको हाईलाइट करती हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं ये इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि देखो भैया हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं, वोटवा तनी दे देना, हम लोग जीतेंगे तो ई काम करेंगे। तो ये एक तरीके से क्या करती हैं? ये एक तरीके से जनता को जागरूक करती हैं किसी मुद्दे के ऊपर, और उसके ऊपर जनता के बीच में कंसेंसस बनाने की कोशिश करती हैं कि क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर देखें तो यहां पर क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? कई बार एक तरीके से मूवमेंट भी चलाती हैं ताकि जो जनता को प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उसको खत्म किया जा सके। और कई बार क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है प्रेशर ग्रुप के रूप में भी काम करती है कि भाई देखो सरकार कुछ गलत अगर कर रही है तो सरकार के ऊपर प्रेशर डालकर उसको सुधारने का काम करती हैं या फिर उस पर रोक लगाने का काम करती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कहा जा रहा है पार्टीज प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो यहां पर हमने शुरुआत में क्या कहा था? शुरुआत में कहा था कि भाई देश का कोई भी नागरिक जिसको अगर लोकतंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता, सरकार कैसे चलती है कुछ भी नहीं पता, कोई भी चीज पता नहीं, लेकिन उनको क्या पता है? पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के कुछ नेता लोग होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं, आपका काम नहीं होगा तो इनके पास चले जाइए। और यहां पर यही बात कही गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता होते हैं, वो एक क्योंकि वो जनता के वोट से चुनकर आते
आते हैं तो और वो जनता के लिए काम करने के लिए होते हैं, तो ये लोग एक तरीके से सरकारी मशीनरी तक पहुंच पॉलिटिकल पार्टी के जरिए जनता का पहुंच आपका सरकारी मशीनरी तक होता है। जैसे कि अगर किसी को आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है या फिर दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रहा है या फिर आपका जो कोई अगर जाति प्रमाण पत्र बनवाना, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपको ऑफिस में जाने पर सरकारी अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो आप चुपचाप जा सकते हैं कहां पर, लोकल पार्टी लीडर के पास। आप उसके पास जाइएगा, वो तुरंत आपका काम करवाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना इज्जत बढ़ाना है अपने इलाके में कि भाई हम अपना जनता के लिए काम करते हैं। तो यहां पर जनता ये चीज देखती है कि भाई देखो कि अगर हमको सरकारी मशीनरी या फिर सरकारी अधिकारी या फिर कोई वेलफेयर स्कीम का हमको फायदा नहीं मिल रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम ये फायदा ले सकते हैं और वहां पर अगर हम कोई बात जाकर कहेंगे तो हमारी बात को माना जाएगा, हमारी बात को सुना जाएगा। ठीक है। और इसी वजह से जो जनता है वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति अपने आप को ज्यादा करीब पाती है, ना कि किसी सरकारी अधिकारी के। कि भाई सरकारी अधिकारी को डर नहीं है कि जनता उससे नाराज हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को है कि अगर जनता नाराज हो गई तो हम लोग का सत्ता चला जाएगा। इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये जनता के लिए काफी काम करती हैं या फिर जनता को एक तरीके से उनकी जरूरत को पूरा करने की हमेशा कोशिश करती हैं। ठीक है। अब यहां पर आगे कहा गया है नेसेसिटी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें क्या जरूरत है, ये अब हम जरा देखने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ऊपर जो हमने फंक्शंस देखे पॉलिटिकल पार्टीज के, वो एक तरीके से बहुत अच्छा फंक्शन था कि भाई क्या क्या वो काम करते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है। पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऊपर दिए गए सभी कामों को करते हैं और ये काम कौन करेगा, पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो ये काम करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पर फिर भी हमें यह पूछना चाहिए कि आज के जमाने में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में अगर हम बात करें तो क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो कोई दिक्कत होगा? जी हां, बिल्कुल दिक्कत होगा। क्योंकि आज के समय में जो काम पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जाता है, अगर इनको हम पूरी तरीके से हटा दें तो यह काम करेगा कौन? कौन कर सकता है ये काम? जनता के बीच में घूमने का काम कौन करेगा? आप अपनी नौकरी छोड़कर थोड़े ही ना जाइएगा, या फिर आप अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरे शहर में घूमते थोड़े चलिएगा जनता की बात को सुनने के लिए। तो ये काम, जो काम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी ही कर सकती है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो एक तरीके से सारे काम करती हैं, उनके नहीं होने पर हमें लॉस है और उनका होना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो क्या हमारे को नुकसान होगा या फिर वो किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और देश में जितने भी सांसद के पद हैं, विधायक के पद हैं, उनको लोग जाकर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मतलब मैं जाकर चुनाव लड़ रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने इलाके में जाकर चुनाव लड़ रहा हूं। तो यहां पर बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर जाकर चुनाव लड़ रहा है और वो अपने विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र में जीत भी जाता है, तो वो तो अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए काम करेगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए काम करेगा। तो वहां पर वो तो वादा करेगा, जब भी वो चुनाव लड़ने जाएगा तो वो क्या वादा करेगा? वो बोलेगा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास कर दूंगा, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास कर दूंगा। लेकिन इस कंडीशन में पूरे देश के लेवल पर क्या होगा, देश का विदेश में मामले में हम क्या करेंगे, देश पर हमला हो गया तो रक्षा मामले में हम क्या करेंगे, देश के अंदर सुरक्षा कैसे करना है, देश में पुलिस कैसे काम करेगी, इन मुद्दों के ऊपर बात कौन करेगा? कोई भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो है वो तो अपने इलाके को देखेगा, विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र को देखेगा। तो पूरे राज्य स्तर पर अगर कुछ काम करना है, देश स्तर पर करना है, तो इसकी बात कौन करेगा? तो ये तो कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति करेगा नहीं। इस वजह से ये तो हमारे सामने प्रॉब्लम हो गया पॉलिटिकल पार्टी नहीं होने की वजह से। अब यहां पर यही चीज है, तो इसी वजह से जो देश चलाना है, देश चलाने में हमारे सामने क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। अभी पॉलिटिकल पार्टी है तो हमें यह पता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, उसमें से कुछ जो बड़े नेता हैं वो जाकर बड़े पद पर बैठ जाएंगे और देश को चलाएंगे। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो तो हम क्या करेंगे? हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि हम एक तरीके से सोच सकते हैं कि जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत में होते हैं बहुत सारे राज्यों में, वहां पर हम देखते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा
जाता है। तो यहां पर आपको देखिएगा, तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि वहां कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। जैसे बहुत सारे पंचायत इलेक्शन होते हैं बहुत सारे राज्यों में, जहां पर पार्टी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लोग अपनी मर्जी से खड़े होकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां पर बात करें तो यहां पर क्या होगा कि जब भी चुनाव होगा तो वहां पर देखने को मिलेगा कि लोगों के खुद ब खुद अपने आप ग्रुप बन जाएंगे। कोई बोलेगा कि हमारा ये आदमी चुनाव जीतना चाहिए, मुखिया बनना चाहिए, दूसरा आदमी बोलेगा कि हमारा ये मुखिया बनना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, लोग खुद ब खुद एक ग्रुप बना लेते हैं कि भाई हम लोग चुनाव जीतेंगे तो ये काम होगा, ये आदमी चुनाव जीतेगा तो ये काम होगा, वो जीतेगा तो वो काम होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर आप नहीं भी, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप नहीं बनाए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर आप नहीं भी बनाए, तो भी लोग क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और यहां पर देखें, और इसी वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपको दुनिया के लगभग हर देश में देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, सभी देशों में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो राइज है पॉलिटिकल पार्टी का, वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपका इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, इसका मतलब सिंपल ये है कि भैया देखो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे देश में आबादी है 140 करोड़, 140 करोड़ आबादी है। तो यहां पर सभी लोगों को बैठाकर तो सभी मुद्दों पर सभी से पूछा नहीं जा सकता है कि भाई पाकिस्तान पर हमला करें कि नहीं करें, चाइना से लड़ाई करें कि नहीं करें, हमारे देश में पुलिस को कोई ऑर्डर दें या नहीं दें, हमारे देश में कोई चीज कोई फैक्ट्री लगाएं या फिर नहीं लगाएं। क्या हम सभी मुद्दों के लिए इन 140 करोड़ लोगों से पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर चाहे नहीं चाहती है, अगर सरकार चाह भी जाए कि चलो सबको इसे पूछते हैं, तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप इसका जवाब दीजिए? मेरे पास टाइम है क्या कि मैं अपना सब काम धाम छोड़ के और सरकार का हाँ ना करता रहूं कि आप ये करिए मत करिए, क्या करिए कुछ मत करिए। तो ये जो चीज है ना कि भाई जनता के पास एक तो टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो अपना सब काम धाम छोड़कर सरकार के पीछे घूमे कि सरकार पूछ रही है कि भाई कुछ करें या नहीं करें। तो ये चीज होता है। उसके बदले में क्या होता है कि भाई 140 करोड़ लोग जो हैं, यानी देश की जो जनता है, वो बोलती है कि भैया हम लोग के पास टाइम नहीं है ये सारे काम करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक इलाके से चुनकर हम लोग एक जो इलाका है जहां पर 20 लाख लोग रहते हैं, ये 20 लाख लोग चुनकर एक आदमी को भेज देते हैं, और ये क्या बनेगा, एमपी बनेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, जो कि इन 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा संसद में जाकर। और वहां पर क्या होगा, वहां पर हम लोग का बात, ये जो आदमी बात बोलेगा, ये सिंपली समझ लीजिए कि इन 20 लाख लोगों का ही बात बोल रहा है। और ऐसा देश के हर एक इलाके से होगा। और वहां पर हमारे पास फिलहाल कितने हैं, 543 मेंबर्स आते हैं, जो कि हमारे देश में अलग अलग इलाकों से आते हैं। और ये 543 लोग कौन हैं? ये एक तरीके से हमारे देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे देश की जनता ने इनको अपने बदले में भेजा है कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, मेरे बदले में ये काम तुम जाके करो, मुझको छुट्टी दो इन सभी बेकार की चीजों से। ठीक है। और यहां पर देखें तो यहां पर यही कहा गया कि जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती जाती है और कॉम्प्लेक्स होती जाती है, तो यहां पर लोगों का ओपिनियन और लोगों का व्यू लेना काफी मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहां पर आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो यहां पर यही कहा गया, दे नीडेड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज, देन पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि भाई हम लोग के पास अगर चुनाव हो और जनता को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़े, तो जनता सभी चीजें नहीं कर सकती है। जनता अपने बदले में चाहती है कि मेरे बदले में कोई काम कर दे ये, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जनता के बदले में काम करती हैं, जो जनता खुद से नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं है कि भाई क्या होगा नहीं होगा, इस वजह से। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टीज हैं वो काफी एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चीजें समझ गई। अब यहां पर जैसे ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहां पर ये तस्वीर है, यहां पर कुछ मेंबर्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ये क्या कर रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किस लिए, कि भैया गैस के दाम बढ़ चुके हैं उस लिए, या फिर प्याज के दाम बढ़ गए हैं उसके विरोध में क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में जनता की आवाज को उठा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से सरकार का विरोध कर रहे हैं कि भाई क्या करो तुम लोग, क्या करो, सरकार का दाम कम करो।
और मतलब गैस या फिर प्याज का दाम कम करो। अब यहां पर हमारे सामने आ जाता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे सामने क्या है, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। यानी कि हम तो ये समझ गए कि भैया हम लोग को पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, 1 2 10 20 50 100 1000 कितना होना चाहिए, ये चीज हम देखने वाले हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों के किसी भी ग्रुप को यह परमिशन है कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, और इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे देशों में होते हैं। और हमारे देश में बात करें तो करीब 750 की संख्या में पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। अब बोलेगा सर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, तो हमारे देश में जो चुनाव होता है, चुनाव करने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है, चुनाव करवाने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है कि कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, कब डेट होगा, किस दिन लोग आकर वोट देंगे, किस दिन नहीं देंगे, गिनती कब होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार क्या नहीं करेगी, ये सारी चीजों जो काम है ये आपका इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन यहां पर बात यह है, हमने देखा कि 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन क्या सभी 750 पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा चुनाव जीतते हैं या फिर जनता बहुत बड़ी संख्या में जनता का समर्थन प्राप्त है? जी नहीं। जब हम बात करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, इसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टी होते हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जनता उनको समर्थन देती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से चुनाव में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो कि उनको समर्थन देते हैं और दूसरे लोग बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है। और यहां पर यही कहा गया है कि कुछ ही पार्टी ऐसे हैं जो कि इतने पावरफुल होते हैं या फिर इतने फेमस होते हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भाई, सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टी आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। यहां पर सवाल तो अब बदल गया। सवाल पहले क्या था, कितनी पार्टियां होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि सभी पार्टियां तो काम की है नहीं, कुछ पार्टियां हैं जो कि चुनाव जीत सकती हैं। तो भाई बड़ी पार्टियां कितनी होनी चाहिए हमारे देश में डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से काम करने के लिए, ये हम जरा सा अब समझ लेते हैं, देख लेते हैं। तो कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक पार्टी को सरकार बनाने और सरकार चलाने का परमिशन प्राप्त है। वो देश आपको पता है कि उसका एग्जांपल एक चीन है। वहां पर क्या है, वन पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो आदमी मतलब जो पार्टी चुनाव लड़ेगी वही जीतेगी, और वही चुनाव जीतकर क्या करेगी, सरकार बनाएगी, सरकार चलाएगी। दूसरा कोई क्या करेगा, चुनाव में नहीं लड़ेगा, ठीक है। क्लास 9th में हमने देखा था चाइना के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिर्फ वही रूल कर सकती है, दूसरा कोई रूल नहीं कर सकता है। हाँ, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी बनाने का आपको छूट रहेगा, लेकिन वो भी आप कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेकर बना सकते हैं, और दूसरा आप चुनाव लड़कर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और जीत भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर यही कहा गया है कि वहां पर परमिशन नहीं है कि आप पावर के लिए फाइट करें। सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ वही चुनाव लड़ेगी और वही जीत सकती है, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो इसको एक तरीके से जो वन पार्टी सिस्टम है, इसको डेमोक्रेसी का अच्छा ऑप्शन हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है एक तरीके से उसको बदलने का। अगर पार्टी खराब काम करे तो उसको हटाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहां पर अगर डेमोक्रेसी का बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब ही हो गया कि कम से कम हम लोग को जनता को 2 ऑप्शन देने चाहिए कि एक सही काम नहीं करे तो दूसरा करे, दूसरा सही काम नहीं करे तो पहला करे। किसी को तो हम मना कर सकते हैं कि भाई तुमने अच्छा काम नहीं किया, हम दूसरे वाले को वोट दे देंगे, ऐसा तो होना चाहिए ना। तो यहां पर कहीं यही कहा जा रहा है कि कुछ देशों में क्या होता है कि जो पावर का एक तरीके से फाइट होता है वो मेनली 2 पार्टीज के बीच में होता है, और यहां पर दोनों पार्टीज में से कोई एक पार्टी जो है वो चुनाव जीत सकती है। मतलब दूसरी पार्टियां होंगी छोटी मोटी पार्टी, लेकिन उनके बीच में फाइट नहीं होगा। फाइट किसके बीच में होगा, सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में होगा। तो ये हमारा हो गया, ये एक तरीके से 2 पार्टी सिस्टम हो गया। यहां पर 2 पार्टी सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि दोनों में से एक पार्टी क्या करेगी, जीत जाएगी और दूसरी पार्टी हार जाएगी। और इस तरीके का जो पार्टी सिस्टम होता है ये 2 पार्टी सिस्टम है। और ये लागू कहां पे है, ये लागू है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या फिर यूनाइटेड किंगडम में। यहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। यूनाइटेड स्टेट में अगर आप देखें तो 2 पार्टियां होती हैं, कौन कौन सी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। एक पार्टी हारेगी, दूसरी जीतेगी, दूसरी जीतेगी, पहली हारेगी। ये एक तरीके से सिंपल वहां पर फंडा होता है कि दोनों में से कोई एक ही सरकार बनाएगा, तीसरा कोई नहीं है।
ये एक तरीके से होता है। लेकिन यहां पर तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो सिस्टम है, वहां पर क्या होता है, वहां पर काफी बड़ी संख्या में पार्टीज होते हैं जो कि पावर के लिए फाइट करते हैं, और दो से ज्यादा पार्टीज का ये चांस होता है कि वो चुनाव जीतकर सरकार भी बना सकती है और सरकार बनाकर चला भी सकती है उसको। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक तरीके से यहां पर हाँ एक बात ध्यान रखना है कि वो अकेले या तो सरकार बना ले या फिर लोगों दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस बनाकर सरकार बनाए, तो भी हम इसको मल्टी पार्टी सिस्टम में ही गिनते हैं कि ये सिस्टम क्या हो गया, मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया। जैसा कि हमारे इंडिया में है, इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम बोलिएगा सर क्या यहां पर ज्यादा पार्टियां हैं? जी हाँ, हमने पहले तो देखा कि भाई 750 रजिस्टर्ड है, इनमें से 6 से 7 ऐसी पार्टियां हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, और कोई भी हो सकता है कि अभी नहीं जीत रहा है, आज के 5 साल बाद जीत जाए, 10 साल बाद जीत जाए, इसमें से कोई भी जीत सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है जहां पर 2 से ज्यादा पार्टियों के चुनाव लड़ने और जीतने का चांस होता है, ठीक है। और इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में जो गवर्नमेंट बनती है वो वेरियस पार्टियों को साथ मिलाकर बनती है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर एक तरीके से कोalition भी बनता है। तो आपको पता है कि भाई अलग अलग राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में कई बार कोalition गवर्नमेंट भी बनती है या फिर चलती है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि जब क्या होता है, बहुत सारी पार्टियां साथ आ जाती हैं मल्टी पार्टी सिस्टम में ताकि वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़कर चुनाव जीतें, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको अलायंस कहते हैं, अलायंस या फिर फ्रंट कहते हैं। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो 2004 में जो इलेक्शन हुआ था, 2004 में चुनाव हुआ था, उस समय में 3 मेन आपके अलायंसेस थे। कौन कौन से? पहला तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था, यहां पर कुछ पार्टियां जुड़ी हुई थी जो कि साथ में चुनाव लड़ रही थी, और उसके बाद दूसरा कौन था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, यूपीए था, जो जहां पर भी कुछ पार्टियां थी जो कि साथ में चुनाव लड़ रही थी, और तीसरा क्या था, लेफ्ट फ्रंट था, या फिर यह भी एक अलायंस था जहां पर कुछ पार्टियां साथ में चुनाव लड़ रही थी। तो इस तरीके से क्या होता है, 3 अलग अलग सेक्शन आपके बन गए जो कि पावर के लिए फाइट कर रहे हैं, पावर के लिए कंपीट कर रहे हैं, और जीतकर ये सरकार बना सकते हैं या फिर बनाना चाहते हैं। देखिए यहां पर अगर आप देखिएगा तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है ये आपको कई बार बहुत ही लगेगा कि यार ये अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है, बहुत लोग फाइट कर रहे हैं आपस में, और हमारे देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है। और कई बार यहां पर ये होता है कि ये जो सिस्टम है इसकी वजह से लोगों को फायदा भी होता है। फायदा क्यों होता है? इससे ये होता है कि कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी लोगों का समूह अगर वो सभी पार्टियों से नाराज है तो वो खुद से पॉलिटिकल पार्टी बनाकर अपनी बात को सामने रख सकता है और अपने मुद्दे को उठा सकता है और खुद को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि अगर हम एक पार्टी सिस्टम में या फिर 2 पार्टी सिस्टम में देखें तो वहां पर ये चांसेस है कि वहां पर किसी की बात अनसुनी हो। जैसे 2 पार्टी जो है वो मेन मुद्दों को उठाएगी, कोई अगर अल्पसंख्यक है या फिर कोई गरीब है उसकी बात पर ध्यान नहीं जा रहा है तो उसका बात बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो गरीब लोग भी क्या करेंगे, अपना ग्रुप बनाकर सामने आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमारे बात को भी सुनो। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट होने का मौका देता है जिनकी बात जनरली नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नहीं सुन रही हैं तब भी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि विच ऑफ दिस इज बेटर, यानी इन सभी पार्टी सिस्टम्स में से 3 जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम पढ़े, हां तीनों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तीनों पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आप ध्यान रखिएगा। यहां पर सवाल पूछा जा रहा है विच ऑफ दिस इज बेटर, इनमें से कौन सा बेहतर है। कौन सा बेहतर है भैया? तो यहां पर बात यह है कि कौन सा बेहतर है ये कोई एक वर्ड में या फिर एक आंसर कोई दे ही नहीं सकता है। उसका कारण यह है कि भाई देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पार्टी सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि कोई देश सिर्फ चुन लेता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस आज से कहा कि आज से हमारे देश में 1 पार्टी सिस्टम तो 1 पार्टी सिस्टम या फिर 2 पार्टी सिस्टम तो 2 पार्टी सिस्टम, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, हमारे देश का जो पॉलिटिक्स है, जैसा पॉलिटिक्स होगा वैसा हमारे देश में क्या होगा, पार्टी सिस्टम होगा। अगर किसी देश में लोग एक ही विचारधारा के रहते हैं, एक ही मत उनका है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। लोगों के अगर वहां पर 2 ग्रुप बन गए कि लोग नहीं या तो ये या तो वो, तो 2 पार्टी सिस्टम आ गया। लेकिन हमारे जैसे देश में जहां पर इंडिया की बात हम करते हैं कि जहां पर बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत तरीके से लोगों का बीच में विभाजन है, जाति बहुत अलग अलग है, बहुत अमीरी गरीबी
डिग्री में फर्क है। तो अलग अलग लोगों के लिए आप सिर्फ दो पार्टियों में इन सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कि समाज के अलग अलग सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो सक्सेसफुल रहा और इंडिया में टू पार्टी सिस्टम या फिर वन पार्टी सिस्टम लागू नहीं हुआ, बल्कि कौन सा सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, और यहां पर सिंपल वर्ड आंसर यह है कि कोई भी सिस्टम किसी देश के लिए, सभी देश के लिए या फिर सभी सिचुएशन में आपका अच्छा नहीं है। मतलब समझ गए? मतलब कि देश जैसा होगा वैसा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होगा और वैसा वहां पर एक तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा या फिर पॉलिटिक्स होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने क्या है? आगे यहां पर पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, इसको आप पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा खुद से देख लीजिएगा, मैं इसको इग्नोर करके आगे चल रहा हूं क्योंकि ये जानकारी वाला चीज है, डाटा वाला, इसको बस आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को ध्यान दीजिए। क्या है भाई? 27% लोग चाहते हैं कि लिबरल्स को पावर में होना चाहिए, 35% लोग चाहते हैं कि कंजर्वेटिव को पावर में होना चाहिए और देश के 98% लोग चाहते हैं कि सभी को क्या करना चाहिए, नाइजीरिया फॉल से फेंक देना चाहिए। तो ये क्या दिखा रहा है? ये एक तरीके से दिखा रहा है कि जो जनता है वो पॉलिटिकल पार्टी में से किसी को तो चुन तो लेती है, लेकिन रियलिटी में वो सभी लोगों को पसंद नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग को वो बोलेगी कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छा चीज है, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग समझते हैं क्या कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुत खराब होती है, बहुत करप्ट होती है, जनता के लिए काम नहीं करती है। ऐसी एक तरीके से जनता के बीच में विचार है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, और ये टॉपिक क्या है? नेशनल पार्टीज, यानी कि वैसी पार्टियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि देश स्तर पर काम करती हैं। तो यहां पर उसको पढ़ने से पहले जरा सा हम देख लेते हैं कि भाई ये क्या चीज होता है, ये क्या बात यहां पर किया जा रहा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसीज, वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं जहां पर फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। फेडरल सिस्टम क्या होता है ये तो आपको पता होगा, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ लिया है फेडरलिज्म को। तो वहां पर क्या होता है, दो तरह के आपको एक देश में दो स्तर या फिर दो से ज्यादा स्तर की सरकार होती है। सिंपली क्या होता है कि आपका देश के लिए अलग सरकार, मतलब यूनियन आपका हो गया, या फिर आपका स्टेट या फिर रीजन के लिए अलग सरकार। और हमारे देश में तो 3 स्तर की सरकारें हैं। पहला तो आपका देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट, एक क्षेत्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। 3 स्तर की आपकी सरकारें हो गई। लेकिन यहां पर हम बात मेनली करेंगे 2 स्तर की सरकारों की, और 2 स्तर की सरकारों की ही बात किया जाएगा क्योंकि लोकल चुनाव जो होता है, लोकल लेवल की जो सरकारें होती है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में लड़ी जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए डेमोक्रेसीज, वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज है जहां पर फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहां पर 2 तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। पहला तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जो कि सिर्फ एक तरीके से सिर्फ एक फेडरल यूनिट में मौजूद है, और या फिर दूसरी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है जो कि एक से ज्यादा फेडरल यूनिट में मौजूद है या फिर पूरे देश स्तर पर मौजूद है। मतलब क्या हुआ? मतलब कि कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी देश के किसी एक राज्य तक ही वो सीमित रहेगी, और दूसरी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होगी एक राज्य से ज्यादा राज्यों में फैली हुई रहेगी या फिर पूरे देश स्तर पर फैली हुई रहेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बीजेपी जो कि अभी सरकार में बैठी हुई है हमारे देश में, वो क्या वो स्टेट पार्टी है या फिर देश की पार्टी है, नेशनल पार्टी है? तो भाई बीजेपी नेशनल पार्टी है क्योंकि वो सिर्फ एक राज्य में नहीं है, पूरे देश का सरकार चला रही है और साथ में एक से ज्यादा कई राज्यों में वो फैली हुई है। वहीं इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है वो रीजनल पार्टी है या फिर नेशनल पार्टी है? नेशनल पार्टी है क्योंकि वो एक से ज्यादा राज्यों में फैली हुई है और पूरे देश स्तर पर भी फैली हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो मान लीजिए हम बात कर लेते हैं एसपी समाजवादी पार्टी या फिर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा। ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये पार्टियां क्या ये नेशनल पार्टी हैं या फिर रीजनल पार्टी हैं? ये दोनों जो है रीजनल पार्टियां हैं। क्यों रीजनल पार्टियां हैं? क्योंकि इनका विस्तार सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित है। समाजवादी पार्टी आपके उत्तर प्रदेश में है और साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य में है। तो यहां पर इनको अगर हम देखें तो ये पार्टियां क्या हो गई, सिर्फ एक फेडरल यूनिट में यानी सिर्फ एक राज्य में है। और वहीं ये जो पार्टियां हैं ये क्या हो गई, एक से ज्यादा राज्यों में या फिर पूरे देश स्तर पर ये फैली हुई है। और यहां पर अगर हम बात करें
तो नेशनल पार्टीज कहा जा रहा है वैसी पार्टियों को जो कि देश स्तर पर फैली हुई हैं और ये एक तरीके से अलग अलग राज्यों में मौजूद होती हैं और इनका एक तरीके से नेशनल लेवल पर पूरा काम चलता है। नेशनल लेवल पर ये बातें करती है, नेशनल मुद्दों के ऊपर मुद्दा उठाती है, नेशनल मुद्दों को ये सारी चीजें करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ पार्टियां होती हैं वो सिर्फ क्या करती हैं, एक खास फेडरल यूनिट में मौजूद होती हैं। हमारे देश में फेडरल यूनिट क्या है, राज्य है, स्टेट है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन, यानी देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सभी को इलेक्शन कमीशन के पास जाकर रजिस्टर करवाना होता है। लेकिन यहां पर जो इलेक्शन कमीशन होता है ये सभी पार्टियों को तो इक्वल ट्रीट करता है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी जिनको बहुत बड़ी संख्या में जनता का समर्थन प्राप्त है उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो ये इलेक्शन कमीशन होता है ये एक तरीके से स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और ये पार्टीज जो होते हैं इनको स्पेशल फैसिलिटीज क्या मिलती हैं, इनको स्पेशल फैसिलिटीज में मिलती हैं कि इनको यूनिक सिंबल दिया जाता है, मतलब ये सिंबल आपका ही है और कोई इस सिंबल का यूज नहीं कर सकता है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इनका जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा वही इस इलेक्शन सिंबल का यूज करेगा जब वो चुनाव लड़ने जाएगा, दूसरा कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहां पर नीचे दिया गया है, जैसे एआईटीसी का यहां पर आप देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी का आप ये देख सकते हैं। तो यहां पर जो ये हाथी देख रहे हैं ना, ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही यूज कर सकती है, दूसरी कोई भी पार्टी जो है वो हाथी का सिंबल लेकर चुनाव नहीं लड़ सकती है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। इसी बात को यहां पर ऊपर कहा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो पार्टीज हैं जिनको ये प्रिविलेज मिलता है इनको दूसरे स्पेशल एक तरीके से फैसिलिटीज भी मिलती हैं और इनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। क्या कहा जाता है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। और यहां पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं इनका एक तरीके से क्राइटेरिया होता है कि किस कंडीशन पर किस पार्टी को हम क्या कहेंगे, मतलब क्या होगा तब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी कहा जाएगा, क्या होगा तब किसी को हम एक तरीके से रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी कहेंगे। तो उसको जरा सा देख लेते हैं। अब यहां पर देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया बताया गया है। नेशनल पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जब हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली के नेशनल पार्टी का है, स्टेट पार्टी का, स्टेट पार्टी का है पहले, उसके बाद नेशनल पार्टी का। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो चुनाव होता है उसमें अगर कोई पार्टी क्या करती है, 6% वोट ले आती है, उसको 6% जनता का वोट मिलता है और साथ में वो 2 सीटें जीत जाती है चुनाव में, तो वो पार्टी क्या बन जाती है, वो पार्टी बन जाती है स्टेट पार्टी। क्या बन गई, स्टेट पार्टी उस राज्य की, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि कोई भी पार्टी अगर वो 6% चुनाव जीत जाती है लोकसभा चुनाव का यानी केंद्र सरकार के चुनाव का, या फिर 4 राज्यों में इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन है उसमें 6% वोट जीत जाती है और साथ में 4 लोकसभा की सीटें जीत जाती है, तो ये क्या होगा, ये पार्टी जो होगी इसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने का क्राइटेरिया आप समझ गए। स्टेट पार्टी के लिए क्या हो गया, उस राज्य में 6% वोट और प्लस में 2 सीटें। लेकिन अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो पूरे देश के चुनाव में आपको 6% वोट या फिर 4 राज्यों में 6% वोट और प्लस में 4 लोकसभा की सीटें, तब आप क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। आगे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वेर 7 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज इन द कंट्री इन 2018। 2018 में इस आधार पर कुल मिलाकर 7 नेशनल पार्टीज थीं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अब हम जान लेते हैं। यहां पर उन्हीं पार्टियों के बारे में शॉर्ट में जानना है, ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ही जान लीजिए। शॉर्ट में आपका सबसे पहला आ गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC। ये जो पार्टी थी ये बनी थी 1 जनवरी 1998 को और इन जो बनाया था, जिसने बनाया था उनका नाम क्या है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो हैं इनकी पार्टी जो ये AITC है इसको 2016 में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला और इस पार्टी का जो सिंबल है वो है फ्लावर और ग्रास, यानी कि घास और फूल।
ये एक तरीके से इस पार्टी का सिंबल है। और ये जो पार्टी है ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म में विश्वास रखती है। और ये 2011 से ये जो पार्टी है ये वेस्ट बंगाल में पावर में है, और साथ में इसका प्रेजेंस अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी है। और साथ में 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे वहां पर इस पार्टी को पूरे नेशनल लेवल पर 4% वोट मिले थे, और साथ में 22 सीटें इस पार्टी ने जीती थी। और ये लोकसभा के इलेक्शन में चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कब? 2019 के इलेक्शन में। इसके बाद क्या है? इसके बाद है अगली पार्टी। कौन सी अगली पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी। ये 1984 में बनी थी, और इसको बनाने वाले जो नेता थे वो थे कांशीराम। और ये एक तरीके से ये जो पार्टी है ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज कहने का मतलब क्या? जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, इनको रिप्रेजेंट करने की ये पार्टी बात करती है। और साथ में ये जो लीडर हुए हैं, पुराने बड़े बड़े लीडर, जैसे कि जो साहू महाराज हुए, महात्मा फुले हुए, पेरियार रामास्वामी नैकर हुए, बाला साहेब अम्बेडकर हुए, इनके आइडियाज को फॉलो करते हुए समाज को बेहतर बनाने की बात ये करते हैं। और ये कहते हैं कि भाई जो दलित हैं या फिर जो ऑपरेस्ट लोग हैं उनको ज़्यादा बेहतर बनाना होगा, उनके इंटरेस्ट को या फिर उनके वेलफेयर को अपना ये टारगेट लेकर चलते हैं। और इस पार्टी का मेन बेस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और साथ में इसके अलावा अगल बगल के जो दूसरे राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इनका काफी ज्यादा प्रेजेंस है। और ये एक तरीके से चुनाव जीत भी चुकी है कई बार यूपी में, और कई बार सरकार में भी आ चुकी है। और यहां पर 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहां पर इसको 3.63% वोट मिले थे, और लोकसभा में इस पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। ठीक है, अगली पार्टी हमारे सामने है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, जिसको कि पहले बनी हुई पार्टी भारतीय जनसंघ को रिवाइव किया गया था। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो भारतीय जनसंघ था इसको बनाया गया था 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। लेकिन 1977 में जब पार्टियां चुनाव लड़ रही थी तो यहां पर ये जो पार्टी थी ये भारतीय जनसंघ, इसका मिला दिया गया था एक पार्टी में जिसका नाम था जनता पार्टी। ठीक है, लेकिन 1980 में जो लीडर्स थे वो अलग हो गए, और इन्होंने फिर से क्या किया? अपनी पार्टी को बनाने का निर्णय लिया। अब ये जो पार्टी है ये एक तरीके से मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहती है, और इसके लिए ये पार्टी इंस्पिरेशन लेती है इंडिया के एंशिएंट कल्चर से, एंशिएंट वैल्यू से। और एक लीडर हुए हैं इस पार्टी के जिनका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। उनका जो विचार है, उनके विचार को, जो ह्यूमनिज्म का विचार है, अंत्योदय का विचार है, इसको फॉलो ये पार्टी करती है। साथ में ये कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है इसको भी ये पार्टी फॉलो करती है, और एक तरीके से इसको सेंटर मानकर ये पॉलिटिक्स करती है, या फिर देश में जो भी विचार है उसको रखती है। और इस पार्टी का विचार है कि भाई जो जम्मू एंड कश्मीर है इसका फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों उनके लिए एक तरीके से सेम कानून होना चाहिए, रिलीजियस कन्वर्जन्स को बंद कर देना चाहिए, यानी कि एक धर्म से दूसरा धर्म में जाना बंद कर देना चाहिए। शुरुआत में ये जो पार्टी थी ये नॉर्थ और वेस्ट रीजन में बस सीमित थी, लेकिन आज के फिलहाल के समय में क्या है, ये आपको साउथ ईस्ट हर जगह पर मौजूद है और पूरे देश में इसका विस्तार हो चुका है। और ये 1998 में सरकार बना चुकी है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लीडरशिप में, यानी कि नेशनल जो अलायंस था ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके रूप में इसने सरकार चलाया भी है। और ये इसमें कई सारे दूसरे रीजनल पार्टीज भी इस ग्रुप में शामिल थे। और ये 2019 के चुनाव में ये पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी 303 सीटों के साथ। और यहां पर ये जो पार्टी है एनडीए के रूप में क्या कर रही है, सरकार चला रही है, भारत की सरकार ये पार्टी चला रही है। इसके बाद अगली पार्टी कौन सी है? अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सीपीआई भी कहते हैं शॉर्ट में। और ये पार्टी बनी थी 1925 में। और ये जो पार्टी है ये मार्क्सवाद में बिलीव करती है, लेनिनवाद में बिलीव करती है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन विचारों में ये पार्टी बिलीव करती है। और ये एक तरीके से कम्युनलिज्म का विरोध करती है, सेक्शनिज्म का विरोध करती है, और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है ताकि उसके जरिए क्या हो, वो जो वर्किंग क्लास है, जो फार्मर्स है और जो गरीब हैं उनके इंटरेस्ट को सामने रखा जाए, उनकी स्थिति को सुधारा जाए। और ये जो पार्टी है ये काफी कमजोर हो चुकी थी जब 1964 में इस पार्टी का विभाजन हो गया, डिवीजन हो गया, और इस पार्टी से एक अलग पार्टी बन गई, और वो पार्टी बन गई सीपीआईएम। अब इस पार्टी के बारे में हम नीचे देखने वाले हैं।
ये जो पार्टी है इसका प्रेजेंस मेनली आपको केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन राज्यों में मिलेगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों में भी ये पार्टी मौजूद है और इसका जो सपोर्ट बेस है वो धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में काफी गिरा है और इसको जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें 1% से भी कम वोट मिला और 2 सीटें सिर्फ ये जीतने पाई थी। और ये जो एक तरीके से चाहती है ये पार्टी कि जितनी भी लेफ्ट पार्टी हैं, लेफ्ट विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी हैं, इनको साथ में लाकर क्या किया जाए, एक मजबूत लेफ्ट फ्रंट खड़ा किया जाए। इसके बाद अगला क्या है, अगली पार्टी है CPIM, यानी कि ऊपर जिस पार्टी की हमने बात की थी जो कि सीपीआई से अलग हुई थी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट पार्टी है ये 1964 में बनी थी और ये एक तरीके से मार्क्सिज्म में बिलीव करती है और साथ में इसके साथ ही ये जो पार्टी है लेनिनिज्म में भी बिलीव करती है, यानी लेनिनवाद में भी बिलीव करती है। और ये जो पार्टी है ये सोशलिज्म में बिलीव करती है, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और साथ में इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म को ये विरोध करती है। ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन का यूज करके चाहती है कि देश में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो और इसका सपोर्ट बेस मेनली आपको वेस्ट बंगाल, केरल और त्रिपुरा में मिलता है। और ये एक तरीके से मेनली आपको गरीब या फिर फैक्ट्री वर्कर्स या फिर आपको फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर और जो लोग हैं इस तरीके के लोग हैं इनको रिप्रेजेंट करने की बात करती है। और यहां पर ये जो पार्टी है आज के समय में जो सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज चल रही है इनका विरोध करती है, जहां पर ये नहीं चाहती है कि देश में विदेशी पैसा आए, विदेशी सामान आए और यहां पर विदेशी कंपनियां आकर व्यापार करें। और ये जो पार्टी थी ये वेस्ट बंगाल में 34 साल तक सरकार में रही थी और 2011 में जाकर ये पार्टी वहां से हटी थी और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको 2.25% वोट मिले और साथ में 3 सीटें इस पार्टी ने जीती। इसके बाद आपका आ जाता है अगला पार्टी और यह है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडिया का सबसे पुराना पार्टी है और इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसको फाउंड किया गया था 1885 में और इसमें से काफी सारे लीडर्स भी अलग हो चुके हैं और बहुत सारे अलग अलग पार्टियां भी बन चुकी है और इंडियन पॉलिटिक्स में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और पिछले आजादी के बाद देखें तो ये जो पार्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, चाहे वो हम नेशनल लेवल पर बात करें, चाहे ये हम डिफरेंट स्टेट लेवल पर बात करें। और इंडिया के आजाद होने के बाद ये जो पार्टी थी ये काफी सक्सेसफुल भी रही है एक तरीके से। यहां पर कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये जो पार्टी थी इसने सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया में बनाने की कोशिश की और ये एक तरीके से 2000 सेंटर तक ये रूलिंग पार्टी थी और साथ में उसके बाद 1980 से 89 तक ये रूलिंग पार्टी रही और इसके बाद 1989 के बाद ये जो पार्टी थी इसका सपोर्ट धीरे धीरे काफ़ी डिक्लाइन हुआ और आज के समय में अगर हम देखें तो ये जो पार्टी है ये आज भी मौजूद है और इसका कोई एक तरीके से खास वर्ग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ देश के किसी एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि सभी लोगों को ये रिप्रेजेंट करती है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, बिजनेसमैन हो, वर्कर हो, कोई भी सभी लोग को ये रिप्रेजेंट करती है। और ये आइडियोलॉजी के हिसाब से ये एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, ना तो ये राइटिस्ट है ना तो ये लेफ्टिस्ट है। और ये जो पार्टी है ये आपको सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है, वीकर सेक्शन के वेलफेयर में बिलीव करती है, माइनॉरिटीज के वेलफेयर में बिलीव करती है। और ये जो देश है, ये जो पार्टी है ये देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी काफी सपोर्ट करती है, लेकिन उसको इस तरीके से करना चाहती है कि जो देश के लोग हैं उनमें से किसी के साथ कुछ गलत ना हो। और ये जो पार्टी थी इसने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो था, यूपीए था, इसके साथ मिलकर क्या किया था 2004 से ये सरकार में थी 2014 तक, यहाँ 2019 लिखा हुआ है, 2014 तक ये पार्टी जो थी ये सरकार में थी और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको 52 सीट्स इसने जीते थे और करीब इसको 19 पॉइंट कुछ % वोट मिले थे। इसके बाद अगली पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये जो पार्टी थी ये बनी थी 1999 में और ये पार्टी बनी थी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर। और ये जो पार्टी है डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, गांधीयन सेकुलरिज्म में बिलीव करती है, मतलब गांधी जी के विचारधारा को फॉलो करती है, इक्विटी में बिलीव करती है, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म में बिलीव करती है। और ये जो पार्टी है ये चाहती है कि देश के जो बड़े ऑफिस हैं इसमें भारत के नागरिक जो कि भारत में जन्मे हुए लोग हैं ये लोग एक तरीके से बड़े ऑफिसेस में बैठे। और ये जो पार्टी है ये आपको महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है। इसके अलावा इस पार्टी का प्रेजेंस आपको मेघालय, मणिपुर और असम में भी देखने को मिलता है। और ये जो पार्टी है ये अभी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रही है और ये 2004 से ये पार्टी है यूपीए का हिस्सा, यानी जो कांग्रेस वाला अलायंस था ना उसका हिस्सा है। अब यहां पर हमारे सामने आ जाता है अगला, वो है स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टीज क्या होते हैं? जो
पार्टी किसी एक खास स्टेट में मौजूद है या फिर प्रेजेंट है, उसको हम स्टेट पार्टी कहते हैं। अब यहां पर बात करें तो जितने भी आपको पॉलिटिकल पार्टी ऊपर नेशनल पार्टी के अलावा दिखे, उसमें से मैक्सिमम पार्टियां कौन सी हैं, वो स्टेट पार्टी हैं। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि सभी पार्टी सिर्फ एक स्टेट में चुनाव लड़ती हैं या फिर एक स्टेट में ही वो प्रेजेंट हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये जो पार्टियां हैं ये किसी एक राज्य में ही सक्सेसफुल होने पाई हैं और किसी एक राज्य में ही इनको स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है और कहीं भी इनको प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है इनको हम रीजनल पार्टी भी कह सकते हैं। और यहां पर इनके बारे में हमने तो देखा है कि भाई देखिए इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ये क्या होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है। तो यहां पर एग्जांपल जैसे समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल, ये जो पार्टियां हैं ये बनना चाहती हैं नेशनल पार्टी, लेकिन अभी तक ये सिर्फ स्टेट पार्टी हैं क्योंकि ये इंडिया में उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं होने पाई हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो कि सिर्फ एक राज्य पर ही फोकस करती हैं, जैसे कि आपका कौन सा बीजू जनता दल जो कि उड़ीसा में है, इसके अलावा सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि सिक्किम में है, इसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट जो कि कहां पर है, मिजोरम में है, तेलंगाना राष्ट्र समिति कहां पे है, तेलंगाना में है। ये आपको पार्टियां कौन सी हैं जो कि किसी एक राज्य पर ही फोकस करती हैं और वहीं में चुनाव लड़ती हैं और वहीं पे अपना सारा काम करती हैं और किसी और राज्य में जाकर ये अपना एक्टिविटी नहीं करती हैं। तो अगर हम देखें तो पिछले 3 दशक में यानी कि पिछले 30 सालों में हमने ये देखा है कि जो ये पार्टी हैं जो कि स्टेट पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टियां, ये काफी पावरफुल हो चुकी हैं और ये एक तरीके से जो पार्लियामेंट है उसको डेमोक्रेटिक बनाने में भी एक तरीके से काफी मदद किया है। कैसे? यहां पर क्या है कि जो पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जीत कर आई हैं, ये इनकी वजह से क्या हुआ है, काफी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है नेशनल पार्टी, वो लोकसभा में फुल मेजोरिटी नहीं जीतने पाई थी 2014 तक। तो 2014 तक क्या हुआ था कि ये सभी पार्टियां साथ मिलकर सरकार बनाती थी और सरकार चलाती थी और सरकार में इनको भागीदारी भी मिलती थी, जिससे एक तरीके से इन पार्टीज को क्या मिलता था, एक हिस्सा मिलता था, हिस्सेदारी मिलता था सरकार में। अब यहां पर देखें तो यहां पर आगे कहा जा रहा है 1996 के बाद की इसी तरह वही चीज यहां पर भी जो मैंने कहा कि भाई 2014 तक सभी पार्टियां, छोटी पार्टियां मिलकर क्या करती थी, समर्थन देकर सरकार बनवाती थी और इनको काफी उसका हिस्सा मिलता था। और इसकी वजह से हमारे देश की फेडरलिज्म को भी काफी ज्यादा बल मिला है, डेमोक्रेसी को भी काफी ज्यादा बल मिला है, काफी ये चीज अच्छी भी हुई है, मजबूत भी हुई है। तो यहां पर आपको दिखाया गया है अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग आपको पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको दिखाया गया कि कौन राज्य में कौन सी आपको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव है। इसको आप चाहें तो यहां पर देख सकते हैं, उतना ज्यादा देखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आगे हमारे सामने टॉपिक आ जाता है। टॉपिक क्या है आपका? है टॉपिक चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए यहां पर हमने देख लिया कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके डेमोक्रेसी के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे तभी अच्छा है, पॉलिटिकल पार्टीज रहेंगे तो देश के लिए बहुत सारे काम वो करते हैं जो कि वो नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। अब हमें ये तो पता है कि भाई डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसलिए हमें एक तरीके से सोचना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जनता की राय क्या है? जनता की राय है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही कारण है जिसकी वजह से सब चीज हमारे देश में गलत है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक कि भाई जनता के सामने जो भी चीज है, जनता जो है वो पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास करे या फिर पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से काम करे और पॉलिटिकल पार्टी अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को कैसे सुधार सकती है, ये सारी चीजें अब हमें देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने क्या चैलेंजेस है। ये आपके सामने भी क्वेश्चन है कि भाई ये क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में तो इसका आंसर कहां से करना है। यहां पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगा उसी को आपको जाकर लिख देना है। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जरूरत है कि भाई ये चैलेंजेस को दूर करें ताकि जनता में उनका विश्वास बढ़े और साथ में वो डेमोक्रेसी में अच्छे इफेक्टिव भी रहें और जो जिस काम के लिए उनको रखा गया है वो काम भी ये पॉलिटिकल पार्टीज करने पाए। सबसे पहला तो पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या है? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पहला चैलेंज क्या है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे देश में, इनके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होता। इंटरनल डेमोक्रेसी कहने का मतलब कि जैसे हम देश के लिए मंत्री, विधायक और प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डलवाते हैं, वैसे ही हमारे इलेक्शन कमीशन का यह नियम है कि हर पार्टी जो है वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चुनाव करवाएगी कि पार्टी का लीडर कौन बनेगा, पार्टी का सेक्रेटरी कौन बनेगा, पार्टी का नेता कौन बनेगा। लेकिन यह चीज होता नहीं है। यह
चीज होता नहीं है तो इसी को हम क्या कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। और इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो पूरा पॉलिटिकल पार्टी है ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में या फिर कुछ लोगों के हाथ में होती है। वो लीडर जैसा कहेगा पूरी पूरी पॉलिटिकल पार्टी वैसा ही करेगी। आप सिंपली अपने आसपास पॉलिटिकल पार्टी को देख लीजिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी में एक दो ऐसे लोग हैं जिनके हिसाब से पूरी पॉलिटिकल पार्टी चलती है। दूसरा कोई भी वहां पर डिसीजन नहीं ले सकता है, अपने काम अपने हिसाब से नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टी हैं ये मेंबरशिप का रजिस्टर्स भी नहीं रखती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग भी नहीं रखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हो, आम जो मेंबर है उससे पूछा जाए कि भाई पार्टी क्या करे क्या नहीं करे। नहीं, बस नेता ने जो बोल दिया बस वही होगा, नीचे कोई आदमी कुछ भी कहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेता की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से हर पार्टी का लक्षण है हमारे देश में, ठीक है। और यहां पर यही कहा गया है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर है, आम मेंबर है, जो कि ग्रास रूट पर काम करता है, जनता के बीच में घूमता है, उसकी बात कभी भी नहीं सुनी जाती है। उसको ये इंफॉर्मेशन भी नहीं होता है कि उसकी पार्टी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, बस वो पार्टी को फॉलो करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, उनके जो चहेते लोग हैं वो अच्छे पदों पर बैठते हैं। और जो आम नागरिक है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है उसको कोई अहमियत नहीं दिया जाता है, वैल्यू नहीं दिया जाता है। यह पॉलिटिकल पार्टीज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जनता ये चीज देखती है, जानती है और ये समझती है कि इस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है दूसरा चैलेंज क्या है। दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन, जो कि पहले वाले से ही जुड़ा हुआ है। पहला क्या था कि कुछ लीडर के हाथ में पॉलिटिकल पार्टी का पूरा पावर है, कंट्रोल है। अब यहां पर ये लीडर जो होते हैं ना, ये अपने बेटे को, अपने पोते को, अपने परिवार के लोगों को क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में अपने बाद पावर दे देते हैं कि भाई मैं अगर मरने वाला हूं, मैं बूढ़ा हो गया, तो मेरे बाद कौन आएगा, मेरा बेटा आएगा। इस तरीके की बात कि भाई बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, ये वाला सिस्टम जो है ना ये भी काफी खराब है। और यहां पर ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा ही होता है कि भाई उनके बाद, कोई लीडर के बाद उसका बेटा आ जाता है जो कि टॉप पोजीशन पर बैठ जाता है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर है उसके पास ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो ऊपर चढ़कर और पूरी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन सके। यहां पर क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है उसका ही बेटा आकर क्या बन जाता है, पॉलिटिकल पार्टी का अगला लीडर बन जाता है। और दूसरे जो लोग हैं वो बस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ही रह जाते हैं और उनका एक तरीके से उनको अहमियत नहीं दिया जाता। अहमियत किसको दिया जाता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं उसके फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। आप देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा लें, 2-3 आपको ऐसे पॉलिटिकल पार्टी मिलेंगे जहां पर यह चीज सही तरीके से होता है, इलेक्शन वगैरह होते हैं, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं होता है। लेकिन आपको मोस्टली पार्टी में क्या मिलेगा, मोस्टली पार्टी में मिलेगा कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वही इंपॉर्टेंट पदों पर बैठे हुए हैं, दूसरे किसी भी व्यक्ति को कोई भी वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या है, इससे है कि दूसरे जो मेंबर है उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। और ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए भी खराब है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या, लोकतंत्र, जनता वोट डालेगी। लेकिन भाई राजतंत्र दूसरी तरीके से यहां पर आ चुका है कि भाई बाप मरा तो बाप के बाद उसका बेटा आ गया, बेटा के बाद उसका बेटा आ गया। तो ये क्या है, राजतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है क्या? नहीं। तो ये चीज हमारे सामने प्रॉब्लम है, इसको भी खत्म करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने थर्ड चैलेंज क्या है, मनी और मसल पावर। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक तरीके से उनमें अब ये देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो चुनाव जीतने के लिए शॉर्टकट अपनाती हैं। शॉर्टकट क्या अपनाती हैं, ऐसे लीडर को अपनी पार्टी में ले लेती हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है या फिर वो बहुत ही पावरफुल होते हैं अपने इलाके में। ऐसे लीडर्स को ये चुनकर चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी की आसानी से जल्दी से ये सारे लोग क्या कर दें, चुनाव जीत जाएं। और ये सिर्फ फोकस करते हैं चुनाव जीतने के ऊपर। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे लीडर चुनाव जीत जाते हैं जो कि या तो क्रिमिनल्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। तो ये लोग चुनाव जीतते हैं तो क्या होता है, इससे नुकसान ये होता है कि जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उनकी बातों को ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी बातों को नहीं सुना जाता और सिर्फ बड़े लोग जो हैं उनकी बातों को सुना जाता है। कई बार क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर कंपनियां होती हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदे देती है। चंदे देती है तो चंदे से क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी जो होगी उन अमीर लोगों की सुनेगी, उन अमीर कंपनियों की सुनेगी जिन्होंने इनको चंदा दिया है,
ठीक है। यहां पर कुछ केसेस में क्या होते हैं कि जो पार्टीज हैं वो क्रिमिनल्स को भी लेते हैं, ये चीज तो मैंने बता दिया। इसके बाद अगला चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टी के सामने कि वो मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं देते हैं। अब ये मीनिंगफुल चॉइसेस कहने का मतलब क्या? अब यहां पर देखिए, यहां पर मीनिंगफुल चॉइस कहने का मतलब ये है कि आपके पास रियली में आपके पास चॉइस होना चाहिए कि मुझे क्या चुनना है। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये होता है कि भाई आपको सेव खाना है तो ये आप लाल सेव खाइएगा या फिर पीला सेव खाइएगा, ये आपको इस तरीके का ऑप्शन यहां पर होता है। मतलब कि आपके पास अगर सामने दो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ रही हैं तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है। ये भी कह रहा है कि हम क्या करेंगे, विदेशी फंडिंग आने देंगे, दूसरा भी कह रहा है कि हम विदेशी फंडिंग आने देंगे, ये भी बोल रहा है कि हम फैक्ट्री लगाएंगे, दूसरा भी बोल रहा है फैक्ट्री लगाएंगे। तो आपके पास मतलब क्या है कि ये जीते या फिर वो जीते, दोनों का तो भाई बात ही सेम है। तो फिर आपके पास मीनिंगफुल चॉइस रहा का? चॉइस कहने का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि आप अगर एक में से दोनों में से किसी एक को चुने, दोनों में कुछ अंतर है। लेकिन हमारे देश में अभी क्या है, हमारे देश में है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अलग अलग हैं वो सभी एक ही काम करते हैं, एक ही विचारधारा को फॉलो करते हैं, एक ही चीज को करते हैं। तो उसके सामने उसके वजह से क्या है, जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसको जो जिताओ चाहे दूसरे को जिताओ, बात तो बराबर है, सभी लोग आकर एक ही काम करेंगे, ये चीज बात है। तो ये भी एक तरीके से सही चीज नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और ये सिर्फ इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम है। जैसे यहां पर कहा गया है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो लेबर पार्टी है और जो कंजर्वेटिव पार्टी है, इनके बीच में जो डिफरेंस है या फिर अंतर है वो काफी कम है, बहुत कम अंतर है। तो इनके बीच में कोई भी चुनाव जीत जाए क्या फर्क पड़ता है, नेता कौन बनेगा सिर्फ यही अंतर हो जाएगा, बाकी सभी लोग चुनाव जीतकर क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि चुनाव कौन जीतता है, ठीक है। और साथ में हाँ एक और चीज, कई बार तो ये भी प्रॉब्लम है कि भाई नेता कौन बनेगा ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बार नेता पार्टियां बदल देते हैं कि पहले वो कौन में था, बीजेपी में था, अब कहां चल गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में चला गया। तो भाई पहले हमने बीजेपी को बोला कि भाई तुमको वोट नहीं देंगे काहे कि तुम्हारा नेता खराब है, अब वो नेता कांग्रेस में है तो अब हम किसको वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे या फिर बीजेपी को नहीं देंगे। फिर तो यहां पर कोई अंतर नहीं पड़ा, वही नेता पहले यहां था अब ये नेता यहां है, तो हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस कहां से है हमारे सामने, ये हमारे सामने भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारे सामने सवाल उठता है या फिर हमारे सामने टॉपिक आ जाता है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, यानी पार्टियों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो पार्टी जो है वो एक तरीके से चैलेंजेस तो हमने पढ़ लिया कि चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस आपसे पूछे एग्जामिनेशन में तो वही तीनों चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं, उसको आसानी से पॉइंट बनाकर लिख दीजिए। अगर 5 नंबर में पूछे तो एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें सुधार की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर इनमें कुछ कमी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी में कमी है, इनको सुधार की बहुत जरूरत है ताकि हमारी डेमोक्रेसी भी बेहतर हो सके। अब यहां पर बात यह है कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी खुद से सुधर जाएंगे या फिर हम लोगों को सुधारना होगा। तो यहां पर बात यह है कि भाई हम ये कैसे होगा कि पॉलिटिकल पार्टी खुद से सुधर जाए। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी खुद से नहीं सुधरते हैं तो क्या हम इनको फोर्स कर सकते हैं कि तुम सुधर जाओ, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को सुधरना पड़े? तो यहां पर ये चीज सवाल जो है ये सिर्फ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूरी दुनिया में सभी देश में जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पर यह सवाल उठ रहा है, ठीक है। अब यहां पर यह सवाल सिंपल नहीं है, इसका आंसर भी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो कोई भी नियम कानून बनाने का काम करता कौन है, यह करती है पार्लियामेंट, विधानसभा, जिसको चलाता कौन है, पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नियम कानून बनाएगी जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कंट्रोल हो? नहीं बनाएगी। क्यों बनाएगी भैया? बिल्कुल नहीं बनाएगी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या वो अपने खिलाफ या फिर अपने को सुधारने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए कोई नियम कानून बनाएगी? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, आपको भी नहीं लगता होगा। तो यहां पर देखते हैं यहां पर क्या क्या एक तरीके से कदम उठाए गए हैं या फिर क्या क्या सजेशन दिए गए हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी को और उसके लीडर्स को सुधारा जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कदम उठाए गए हैं। तो आपसे अगर एफर्ट पूछे तो ये पॉइंट लिख सकते हैं, एक और पॉइंट है, 2 या 3 पॉइंट है, उसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंड कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया कि कोई भी एमएलए या फिर कोई भी एमपी चुनाव जीतने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा सकता है। यानी कि सिंपली क्या कहते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको, कि भाई आप जिस पार्टी से चुनाव जीते हैं उसी पार्टी में आप रहिएगा, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आप नहीं जा सकते हैं।
ऐसा किया क्यों गया? उसका रीजन ये है कि पहले क्या होता था कि जो लोग चुनाव जीत जाते थे, ये चुनाव जीतकर क्या करते थे, पैसों के लिए या फिर मंत्री बनने के लिए एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते थे, और इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा करप्शन होता था। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी है इनको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, सुधारना होगा। तो इसके लिए क्या हुआ, यह कानून बनाया गया कि अगर कोई लीडर, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर जाता है और पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, तो क्या होगा, उसका जो एक तरीके से सीट है लेजिस्लेचर में वो चला जाएगा। वो एमपी था तो एमपी नहीं रहेगा, अगर वो एमएलए था तो वो एमएलए भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे बहुत कंट्रोल हो गया, लोग पैसे के लिए पार्टी छोड़ना उन्होंने छोड़ दिया, ये एक तरीके से सुधार हुआ है। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम ये आया है कि जो लोग हैं, जो एमपी हैं या फिर एमएलए हैं, अपनी बात अब खुल के नहीं कह सकते हैं, वो अपने पार्टी के लीडर्स का विरोध नहीं कर सकते हैं, उससे वो एक तरीके से अपनी पार्टी के लीडर्स को सिर्फ फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एक तरीके से जो एमपी और एमएलए हैं वो अपनी पार्टी की बात को ही कहेंगे और अपनी बात खुद से खुल के नहीं कहेंगे। इसके बाद दूसरा कदम क्या उठाया गया, दूसरा कदम यह उठाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऑर्डर पास किया है कि भाई पैसे और क्रिमिनल्स का कंट्रोल थोड़ा सा किया जाए। क्या यह बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? कहा गया कि जितने लोग चुनाव लड़ने जाएंगे ये लोग एक एफिडेविट भी साथ में दाखिल करेंगे जिसमें ये लोग अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और साथ में क्रिमिनल केसेस के बारे में बताएंगे कि इन लोगों के ऊपर कौन सा क्रिमिनल केस चल रहा है, कितनी प्रॉपर्टी है और किसमें सजा हुई है नहीं हुई है, सारी चीजें इनको बताना होगा। अब यहां पर आगे ये है कि नया सिस्टम जो ये बना है इसकी वजह से जो पब्लिक है उसके पास कई सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है कि भाई कौन नेता जो है, कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये है कि कोई लीडर अगर अपनी बात डिक्लेयर कर रहा है तो उसको चेक कौन करेगा? चेक करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लीडर सही कह रहा है या फिर गलत है? ये तो थोड़ा सा कमी है इसमें। इसके अलावा एक और चीज की गई है, वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करना होगा और साथ में इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होगा। कि भाई हर पार्टी जो है वो अपने इंटरनल इलेक्शन करवाएगी और इलेक्शन करने के साथ क्या करेगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। और ये जो पार्टीज हैं, ये पार्टी एक तरीके से ऐसा करना इन्होंने शुरू किया, लेकिन सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, बस कहने के लिए। रियलिटी में इलेक्शन नहीं होता, जो लीडर है वही लीडर बनकर बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, और ये जो स्टेप था ये इसलिए था ताकि हमारे देश में जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टीज में, इसको बढ़ाया जाए। इसके अलावा एक और कानून है जो कि यहां पर नहीं बताया गया है, उसमें यह कहा गया कि अगर किसी क्रिमिनल को सजा हो जाता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो भी एक तरीके का स्टेप है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे तो हमने ये तो देख लिया कि अभी तक क्या स्टेप उठाए गए हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या क्या सजेशन दिए जा रहे हैं कि भाई क्या बदलाव करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं कि भाई हमारे देश में व्यवस्था सुधर जाए। ये चीज जरा सा हम लोग देख लेते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि हमें कानून बना देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसको रेगुलेट किया जाए। मतलब कि प्रॉपर चुनाव हो, प्रॉपर लोगों की वोटिंग हो, देश के मेरा मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर चुनने के लिए, अंदर पदों पर चुनाव करने के लिए, तो इसके लिए कानून बना देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी आएगी। इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टी को ये एक तरीके से फोर्स करना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स का रजिस्टर तैयार करे, अपने पार्टी का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ये फॉलो करें, और साथ में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखें जो कि पार्टी के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको एक तरीके से कंट्रोल करे, मैनेज करे, उसको सॉल्यूशन देखे। और साथ में पार्टी के जो हाईएस्ट पोस्ट हैं, पार्टी के लीडर या फिर पार्टी के प्रेसिडेंट, पार्टी का सेक्रेटरी, उसके लिए क्या हो, ओपन इलेक्शन हो। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, साथ में यह भी कहा गया कि ये ऐसा कानून बना देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक तरीके से 1/3 टिकट वोमेन कैंडिडेट को दे, यानी मिनिमम 1/3 टिकट दे, किसको, महिलाओं को दे, जिससे क्या हो, महिलाओं की स्थिति सुधरे और वोमेन का कोटा एक तरीके से पार्टी में तय हो कि कितनी महिलाएं जो हैं वो पार्टी में रहेंगी, कितनी चुनाव लड़ेंगी, ये सारी चीजें तय हो। ठीक है,
आगे यहां पर कहा जा रहा है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टियां पैसे खर्च करती हैं वो पैसे कौन दे? सरकार दे। क्यों दे? क्योंकि अगर देखिए पैसे सरकार देगी तो पॉलिटिकल पार्टी को पैसे की कमी नहीं होगी और वो किसी भी क्रिमिनल को अपने पार्टी में नहीं लेगी, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को उससे पैसे नहीं लेगी, और वो क्या होगी? पॉलिटिकल पार्टी फ्री होगी, जिससे वो फ्रीली क्या कर सकती है? चुनाव लड़ सकती है। और उससे क्या होगा? उससे ये जो पार्टियां होंगी ये खुलकर जनता के लिए काम करेंगी और इनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा। और यहां पर ये सपोर्ट दिया कैसे जा सकता है? ये सपोर्ट दिया जा सकता है पेट्रोल के रूप में, पेपर के रूप में, टेलीफोन के रूप में, और ये कैश के रूप में भी हो सकता है कि भाई जिस पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती उसको ज्यादा पैसा मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए अगली बार। इस तरीके से दिया जा सकता है। अब यहां पर ये जो सजेशंस हैं इनको अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपनाया नहीं गया है, और ये कब अपनाया जाएगा इसका भी एक तरीके से कोई अभी तक बात नहीं है। और इसके साथ ही जब भी अपनाया जाएगा तो इससे क्या होगा? इंप्रूवमेंट होगा, थोड़ा भी होगा लेकिन इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन हम सभी को ये केयरफुल रहना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अगर हम लीगल सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, कानून बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज को फोर्स करने की कोशिश करें, तो उससे कई सारे पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ओवर रेगुलेशन करने की कोशिश करें तो इससे नुकसान भी हो सकता है। जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा तो फिर देश चला कौन रहा है? देश पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी चला रही है, फिर तो देश सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि अगर पुलिस का कंट्रोल हो जाएगा कि पुलिस केस कर सकती है आपके पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, तो देश फिर कौन चला रहा है? पॉलिटिकल पार्टी चला रही है या फिर कौन चला रहा है? पुलिस चला रही है। तो ये एक तरीके से कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब यहां पर यह है कि ये जो तरीका है कि भाई नियम कानून बनाकर कंट्रोल कर किया जाए, ये थोड़ा सा सक्सेसफुल होने के चांसेस कम है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। उसमें क्या है कि भाई जो जनता है, जनता प्रेशर डाले पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कि आप अपने अंदर सुधार कीजिए। अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा तो आपको वोट नहीं देंगे। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज को यह डर लगेगा कि हम लोग का जनता का समर्थन खत्म हो जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी? खुद को सुधार लेंगी। जनता क्या कर सकती है? ऑनलाइन पिटीशन कर सकती है, प्रेशर ग्रुप बना सकती है, मूवमेंट चला सकती है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनमें सुधार लाया जा सके। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सुधार लाएगी क्योंकि उसको डर है कि वो एक तरीके से अगर नहीं सुधार लाती है तो वो एक तरीके से क्या होगी? चुनाव हार जाएगी या फिर उसका वजूद खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को हम सुधार सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके। आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो खुद से जाइए पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कीजिए और पॉलिटिकल पार्टी को खुद अंदर जाकर सुधारिए और वहां पर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी एक तरीके से सुधारिए कि अगर वहां पर जनता इन्वॉल्व होगी, जनता खुद से जाएगी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर और सही चीजों को उठाएगी, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा? खुद ब खुद सुधर जाएगा। और यहां पर एक पॉइंट देखें तो एक पॉइंट यह है कि सिर्फ भाषण देने से या फिर कहने से कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को सुधर जाना चाहिए, थोड़ी ना पॉलिटिकल पार्टी सुधर जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा? पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाना होगा और उसको अंदर से सुधारना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग बाहर से बैठकर गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना होगा। और यहां पर ये जो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स खराब चीज है, पॉलिटिक्स बहुत बुरी चीज है, तो इसको बेहतर बनाएगा कौन? जनता बनाएगी, जब वो पॉलिटिकल पार्टी में खुद से जाएगी और खुद से उसमें इन्वॉल्व होकर सारे काम करेगी। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। इस चैप्टर से जुड़े हुए और भी जो चीजें हैं उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।